वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 68 बीपीएससी के लिए टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आपको जो भी बच्चा 100 के आसपास बना रहा है यानी उसका तैयारी बहुत अच्छा हो गया है। यानी 100 के आसपास बनाने का मतलब ये है कि 100 निगेटिव मार्क है इसमें, ठीक है। निगेटिव काट कर अगर तुम्हारा 100 के आसपास आ रहा है तो यानी तुम बहुत अच्छे तैयारी में हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन का बात कर रहा है। कभी भी तुम लोग क्वेश्चन पढ़ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया जाता है। देखो यहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में बोला है कौन सा कथन, यहाँ अगर तुम लोग सत्य समझते तो मार देते ई ऑप्शन। यहाँ असत्य कथन का बात कर रहा है। असत्य कथन देखते हैं, कह रहा है कि नगरों में नालियों द्वारा सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही कथन है। फिर बोल रहा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, ये भी सही है। लोग लोहे की से परिचित थे, तो ये बात गलत है। असत्य कथन का बात कर रहा है जो सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता जो था वो एक कांस्य युग सभ्यता थी। कैसी कांस्य युग सभ्यता थी? कांस्य तांबा और टीन मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और इस सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था बाबू वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया है, यानी बौद्ध संगीत 4 हुआ था। बोला कि प्रथम जो बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, ठीक है। और बोल रहा है कि जो इसका निम्नलिखित में से संचालन किसने किया था ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा महाकश्यप ने किया था। कौन? महाकश्यप की अध्यक्षता में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और प्रथम बौद्ध संगीत के समय ही जो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है, यानी कुंडलपुर में किनका जन्म हुआ है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कुंडलपुर में जिनका जन्म हुआ है वो महावीर स्वामी का हुआ है। किनका? महावीर स्वामी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम जो है उसको कुंडलपुर भी कहा जाता है, वहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न कथन पर विचार करना है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या कह रहा है कि विद्यमान महावीर के पिता की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। फिर बोला 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। और फिर दिया महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। देखो यहाँ पे तो कथन सब सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? क्या बोला कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ थी बाबू, ये तो आसान है, वैशाली में थी। कहाँ पे? वैशाली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजा नंद का उल्लेख अभिलेखित प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख अभिलेखित प्रमाण है, और दिया हुआ कि खारवेल कहाँ थी गुफा अभिलेख। तो याद रखिएगा राइट आंसर यही हो जाएगा। खारवेल जो था, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में राजा नंद का उल्लेख मिला है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश कौन सा है इसमें दिया हुआ है। देखो इस ऑप्शन में पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से जो है सबसे पुराना इसमें से हो जाएगा मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना जो हुआ था 321 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? क्या बोल रहा है कि किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है? दिया अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में और दिव्यादन में दिया है। तो याद रखिएगा ये कहीं पे भी इसको पुष्टि नहीं किया गया कि अशोक के किसी अभिलेख में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी अशोक के किसी भी स्रोत में ये तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रज्जुक थे। रज्जुक कौन था बाबू? तो रज्जुक ये कौन था? तो याद रखिएगा रज्जुक जो था ये मौर्य शासन का एक अधिकारी था। मौर्य शासन जो चल रहा था उसमें अधिकारी रज्जुक था। राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुन जो थे वो भारत पर आक्रमण किए थे, तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में यहाँ पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो हुन आक्रमण किए थे उस समय शासनकाल था वो स्कंदगुप्त का था। किसका बता? स्कंदगुप्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि विशाखा दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु थी। तो विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्राक्षस। इसके विषय वस्तु क्या थी ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से जो हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्य दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्राक्षस है उसके बारे में, जो किसके बारे में दिया गया है? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राज्य दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। करेक्ट, इनमें से कौन सा जो दिया हुआ है कि अष्टांग योग का एक अंश नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया प्रतिहार, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति जो है ना, अनुस्मृति, ये आपको अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपको बृहदेश्वर मंदिर में है। कहाँ पे? बृहदेश्वर मंदिर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए, ये तमिलनाडु के तंजौर में है। कहाँ गए? तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में निर्मित नटराज का कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत्य प्राय है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं का देवाकृत्य प्राय है। तो याद रखिएगा ये चतुर्भुज है। कैसा है बाबू? चतुर्भुज। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन किस समय शासक थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? कलहन। वो बोल रहा है कि उस समय शासक कौन थे? तो याद रखिएगा जय सिंह थे। कौन? जय सिंह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित का बात कर रहा है। इनमें से कौन है? दिया कि हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड, ये तो गलत है। कुषाण दिया हुआ है कि गंधार कला शैली, तो यही सही हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो था ना, इसके बाद ही चित्रित धूसर मृदभांड बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्यों में कल्याण मंडप की रचना मंदिर के निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ये राज्य पूछ रहा है किसके राज्य में। अब देखते हैं यहाँ पे चालुक्य चंदेल तो नहीं होगा, इधर का दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ये विजयनगर हो जाएगा। क्या? विजयनगर के काल में। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ रहा है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बाबू कहाँ है बाबू? तो सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम को रोहतास भी कहा जाता है, रोहतास में ही है। तो राइट आंसर वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो है वो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा ये औरंगजेब के दरबार में थे। किसके? औरंगजेब के दरबार में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो याद रखिएगा मक्का का द्वार कहा जाता था किस बंदरगाह को? तो सूरत को। किसको? सूरत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी, क्योंकि इसी बंदरगाह से हज यात्री हज के लिए जाते थे, तो इसलिए इसको मक्का का द्वार कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र? तो आसान क्वेश्चन है, किसने किया था बाबू? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। कौन? पुर्तगाली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, किस राज्य से थे? कुंवर सिंह जो था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से लेकर 1900 के बीच हुआ था। और मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था। कौन था बाबू? बिरसा मुंडा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन
ये अगला क्वेश्चन देखने के निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुआ था। यह कॉलेज दे दिया है, स्थापना पूछ रहा है किसका हुआ था। हिंदू कॉलेज दिया है, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। याद रखिएगा इनमें से जो सब हुआ था हिंदू कॉलेज सबसे पुराना हो जाएगा इनमें, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ई, क्योंकि ये डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर ने 1817 में, कब 1817 में इसकी स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। बोल रहा है कि तथ्यानुसार उनके क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इसके बारे में, तो देखते हैं हम लोग। पहले महात्मा गांधी 1924, उसके बाद हो जाएगा आपको सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद आपको कौन बने थे, उसके बाद बने थे 1925 में, 26 से 27 में जवाहरलाल नेहरू एक बार बने थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल 1931 में बने थे, ठीक है। तो इस तरह 1929 में जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन किए थे। सरोजिनी नायडू को बात करेगा तो सरोजिनी नायडू कहाँ पे की थी बाबू, तो कानपुर अधिवेशन। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो कर्नाटका में बने थे, ठीक है। कर्नाटका में जो हुआ था वहाँ पे बने थे, 40वां अधिवेशन था, ठीक है, बेलगांव में। और वल्लभ भाई पटेल बोलेगा तो वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन था। इस तरह मिलाएंगे तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। सूरत जो अधिवेशन हुआ था में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। वो बोला है कि इनमें से मुख्य कारण क्या था। तो जानते हैं सूरत अधिवेशन का जो मुख्य कारण था वो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को विश्वास का अभाव। जो सूरत अधिवेशन के बाद ही नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हुआ था, और गरम दल जो थे ना, वो जो नरम दल बात करते थे अंग्रेजी सरकार से, उनको इस पे विश्वास नहीं था कि इस पे अंग्रेज मानेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। कौन सा संघर्ष जो है वो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद संघर्ष हो जाएगा। कौन, अहमदाबाद संघर्ष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था वो फरवरी मार्च में हुआ था, फरवरी मार्च 1918 में किए थे, ठीक है। और खेरा बोलेगा तो खेरा संग्रह भी हुआ था 1918 में ही, लेकिन ये अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद हुआ था, यानी ये मार्च के में लास्ट में हुआ था, 22 मार्च को हुआ था, यानी लास्ट मार्च 1918 में ये हुआ था, ठीक है। चंपारण 1917 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे, मिल हड़ताल हुआ था, वो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें कौन सा घटना हुआ था जो बताए थे कि अपने हिमालय जैसी भूल बताए थे। तो वो घटना हुआ था बाबू, आपको कौन सा घटना हुआ था, तो वो चौरा चौरी की घटना हो गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक जगह पर यह घटना हो गया था, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जेल में बंद करके जो उपद्रवी थे वो जला दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था। साइमन आयोग का नियुक्ति किया गया था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा साइमन आयोग का नियुक्ति 1927 में हुआ था। कब, 1927 में। लेकिन अगर बोलेगा कि साइमन आयोग भारत में आया कब था, तो याद रखिएगा साइमन आयोग भारत में आया था जो था वो फरवरी 1928 में आया था। कब, फरवरी 1928। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूछ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, 1940 से 45 के आसपास। और उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल था। कौन था बाबू, विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन 1942 बोला कि एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो याद रखिएगा वो था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ठीक है। जो क्रिप्स मिशन था वो बोला था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये खत्म होने के बाद भारत संघ की स्थापना करेगा और डोमिनियन स्टेट की प्रदान करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किए गए थे वे थे।
9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं का हजारीबाग में गिरफ्तारी हुआ था वे कौन कौन थे, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा शिव कुमार और रामानंद को। किनको? शिव कुमार रामानंद। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक कौन है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा भारत भारती के लेखक यहाँ पे तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा नहीं, मुल्क आनंद ये भी नहीं होगा, मुल्कराज। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है बाबू? तो मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से तो कानानन देवन है, ये है, नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग में है, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन, देखो इस प्रश्न के अनुसार इसमें जो दिया हुआ है इसमें से गिरनार पर नहीं है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। गिरनार जो है ये जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है ये पूछ रहा है। तो कौन सा द्वीप है बाबू? तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा द्वीप हो जाएगा आपको? तो रामेश्वरम। कौन? रामेश्वरम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नहीं बहती है। ये क्वेश्चन 66वीं भी पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा बिहार के कौन सा जो विभागीय जोड़ा है उनमें जो गंगा नदी नहीं बहती है बोल रहा है। दरभंगा मुंगेर इसमें तो बहती है, मुंगेर से जाती है। पूर्णिया भागलपुर, भागलपुर से जाती है। यहाँ दिया है तिरहुत और सारण, सारण से भी गंगा जाती है। कोसी और मगध, कोसी और मगध ऐसा जो है जिससे आपको गंगा नदी में नहीं बहती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अंदर जो प्रमंडल आते हैं कोसी और मगध के अंदर प्रमंडल, उसके कोई भी प्रमंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है उससे गंगा नदी नहीं बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन है। तो याद रखिए क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या? बांगर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग की स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की। क्या बोल रहा है? किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग की स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की थी। तो याद रखिएगा कारण कौन सा था? तो वो कारण आपको था गन्ने की प्रति एकड़ उच्च उत्पादन, ये तो था, ये था गन्ने की शर्करा का अधिक होना, ये भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। सस्ते श्रम भी मिलते थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। यहाँ के 3 ऑप्शन सही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर पहचाना है। इधर लौह अयस्क और खनिज दिया हुआ है, लौह अयस्क क्षेत्र है और खनिज, तो बताना है कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य से है, इसी के बारे में बताना है हम लोग को। चलिए अब हम लोग बताते हैं। दिया हुआ कि बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ लौह अयस्क झारखंड में ही है। फिर दिया हुआ है आपको, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, देखो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, सॉरी बादाम पहाड़ कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ कहाँ पे है? लौह अयस्क के उड़ीसा में है। उसके बाद दिया है कि डाली राजमहल, राजहरा दिया है, डाली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? डाली राजहरा छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कहाँ बाबू? तो कुद्रेमुख कर्नाटका में है। और नोआ मुंडी जो दिया हुआ है, नोआ मुंडी झारखंड में है। कहाँ पे है? नोआ मुंडी झारखंड में। तो इस तरह हम लोग मिलाते हैं तो ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1, तो इस तरह मिलाएंगे तो हमको कौन सा दिख रहा है? वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था? सही उत्तर को चुनना था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो विचार करते हैं बाबू। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा इंटर रेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषतः स्वतंत्रता सेनानी और भारत के किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है दिया हुआ है कि नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अंतः सहायक होता है, ये तो होता ही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलानों को बंदरगाह पर सुरक्षित प्रवेश करने के लिए निकालने योग्य होता है, ये भी सही है। तो जब 2 सही हो गया तो तुमको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन ई मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करिए, तो निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। क्या दिया हुआ है?
दिया हुआ है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है, ये तो सही है। फिर बोल रहा है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ये तो गलत है। सबसे अधिक मंगल का एल्बिडो दर है, ये भी गलत है। तो बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें एक ही सही है, तो केवल एक राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महान हिम युग का संबंध किससे है। तो महान हिम युग का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो याद रखिएगा प्लीस्टोसीन से है। किससे बाबू, प्लीस्टोसीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है। दिया हुआ है कि स्लोवेनिया, फिर दिया हुआ है कि ब्रातिस्लावा। स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा यही नहीं सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राजधानी दिया हुआ है। तो स्लोवेनिया की राजधानी क्या है बाबू, तो स्लोवेनिया की राजधानी जो है वो ल्यूज ब्लिजना है। क्या है, ल्यूज ब्लिजना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि गलत कथन का पहचान करना है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होता है। डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है, जहां इनमें से क्या नहीं होता है, ये बोल रहा है। दिया हुआ कि चट्टान, ज्वार भाटा, तेज हवा, गहरा समुद्र। तो याद रखिएगा डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पर निम्नलिखित में से, उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित में से नहीं होता है। तो गहरा समुद्र नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है, ये पूछ रहा है। तो ओजोन परत कहाँ है बाबू, तो समताप मंडल में है। कहाँ पे है, समताप मंडल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन की बात कर रहा है, तो सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये आपको पाए जाते हैं ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील। राइट आंसर ऑप्शन बी। सदाबहार वर्षा वहीं पाए जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होगा, तो ठीक है, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा जंगल है। लगभग ब्राज़ील का 59%, कितना, 59% वहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फाल्का क्या है। अल्फाल्का क्या है बाबू, तो अल्फाल्का जो है वो आपको एक प्रकार का घास है। क्या है बाबू, ये एक प्रकार का घास है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन बनाने में समय लगते हैं, इसलिए मैथ का क्वेश्चन जितना भी है मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। लगभग हम लोग 62-61 से देखते हैं। 61-60 तक मैथ है, 61 से मैथ नहीं है। 61 से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। भौतिक राशि और इकाई दिया हुआ है और हम लोग को चुनना है इनमें से, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि सब हमको दिखना चाहिए, ठीक है। सॉरी, छोटा हो गया। त्वरण किसकी इकाई है बाबू, तो त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बल किसका है, तो न्यूटन का है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कृत्य कार्य का क्या होता है, जूल होता है, और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। इस तरह मिलाइए तो 1 का 4 1 का 4 एक ही जगह दिया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। किसके बारे में है, पायरोमीटर के बारे में। और पायरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उच्च ताप नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय किससे है, ये पूछ रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है, ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, यानी ना खत्म होगा ना बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है तो शून्य होता है, तो गलत है। फिर बोल रहा है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग प्राप्त करते हैं, ये तो सही है। बोल रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होती है, ठीक है। ये दोलन जो होता है ये चरम पर पहुंचता है, तो यहाँ पे गति और त्वरण दोनों यहाँ पे शून्य होता है, वही बोल रहा है, तो ये भी सही है। समान दोलक में दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 कथन में से कौन सा सही है, देखते हैं कौन कौन सही हो जाएगा। 2 3 4 सही है, ऑप्शन में कहाँ है, डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मृग ऋचिका का कारण क्या है। मृग ऋचिका का कारण क्या है बाबू, तो याद रखिएगा मृग ऋचिका का जो कारण है, यहाँ पे तो व्यक्तिकरण दिया है,
प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, इनमें से तो कोई नहीं होगा। इधर देखते हैं, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही मृग ऋचाएँ बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, समय की दृष्टि से दो द्रव पी और क्यू का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे आरेख में दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। और फिर देख, निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको मैप भी दिखना चाहिए ना। अब बताते हैं क्या कह रहा है कि समय की दृष्टि से दो द्रव पी और क्यू का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे आरेख में दिखाया गया है। देखो उतार चढ़ाव दिखाया गया है। अब क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसको बनाया जाता है, तब इसको बनाने का तो समय मेरे पास नहीं है। यहाँ का पी और क्यू का जो तुलना होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेज़ी से पहुँचेगा। पी का ताप जो होगा वो पी के तुलना में, क्यू का जो ताप होगा, किसका, क्यू का ताप, क्यू का जो ताप होगा वो पी के तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तेज़ी से पहुँचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकता सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार की प्रतिरोध 10 ओम हो तो मोटे तार की प्रतिरोध होगा। देखो, इसको भी बनाना पड़ता है। तो देखो, राइट आंसर जो इसका जो सूत्र है वो होता है R1/A होता है। ठीक है, इसी से बना सकते हैं। R जहाँ प्रतिरोध होता है, P जो होता है प्रतिरोधकता होता है, और यहाँ L है, L लंबाई हो जाता है, और A जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। इससे निकाल सकते हैं आप लोग। इस तरह इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 10 ओम ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व जो है वो सोलर सेल में उपयोग होता है, इसके बारे में। तो सोलर सेल में बाबू सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, भू स्थिर का 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। सुमेलित युग नहीं है ये पूछ रहा है। दे रहा है कि जेम्स वाट वाष्प इंजन किया है, A.G. बेल टेलीफोन ये भी किया है, J.H. बेयर टेलीविजन ये भी किया है, यह जी पार्किंसन पेनिसिलिन। गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी, क्योंकि पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि सुमेलित कथन नहीं है पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में कौन सा एक कण प्रतिकण युग में, प्रतिकण युग में कौन है इनमें से बोल रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ दिया है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यही प्रतिकण जो युग्म है, प्रतिकण युग्म है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस परिघटना को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसी परिघटना को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन के द्वारा ही अगर खुले में आपको कपूर रख दीजिए, नैप्थलीन रख दीजिए या शुष्क बर्फ रख दीजिए, ये उड़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि कांस्य मिश्रित धातु है। कांस्य किससे बना होता है? पहले क्वेश्चन में बताए थे सिंधु सभ्यता के बारे में बाबू। तो किससे है? तांबा और टीन का है मिश्रित धातु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। निम्नलिखित जो है कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ये बोल रहा है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में इनमें से कौन रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा, जो किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्य बताता है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो याद रखिएगा, जो
बहुलक जो होते हैं जो बर्तन पर न चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? तो टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? किस विस्फोटक का नाम जो है नोबेल तेल रखा गया है? तो याद रखिएगा वो विस्फोटक जो है आपको TNG है। क्या है बाबू? TNG राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। क्या? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इसको नोबेल तेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, सही है। और 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति होती है, ये भी सही है। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ऑप्शन देखते हैं, ए और दोनों सही है, ये तो सही है। और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है, आर जो है ये ए का स्पष्टीकरण भी करता है। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके बराबर ये पूछ रहा है। तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है बाबू 1000 किलोग्राम CO2 से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पत्ती के अध्ययन इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं? क्या बोला है? जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पत्ती के अध्ययन इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं बाबू? तो उसको बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में निष्कासित होती है। तो प्याज में बाबू क्या मिलता है? तो याद रखिएगा प्याज में आपको सल्फोनिक अम्ल मिलता है। क्या? सल्फोनिक अम्ल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे भी लिख दिया है सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2,4-D है। 2,4-D क्या है? 2,4-D बाबू ये आपको खरपतवारनाशी है। क्या है बाबू? ये खरपतवारनाशी है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब, कोई भी एक व्यक्ति जो वृद्ध होगा तो उसका जो रक्त दाब होता है ना वो रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त का प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए, सेब जो होता है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होता है। सेब में क्या होता है इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा केवल पोटेशियम के। क्या? केवल पोटेशियम राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध जो मीठा होता है वो किसके कारण होता है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा दूध का मिठास जो होता है वो आपको लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? शरीर ताप को कौन सा भाग नियंत्रित करता है ये बोल रहा है। इसमें से देखिए शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला जो है वो आपको फेफड़ा है। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग फेफड़ा है, ये शरीर के ताप को नियंत्रण करता है और फेफड़ा द्वारा जो है श्वसन क्रिया संपन्न होती है और इसी दौरान जो जलवाष्प तथा गैस शरीर से निष्कासित होते हैं और उसी कारण जो होता है हम लोग का ताप नियंत्रण रहता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्यूमर की पहचानने के लिए किस रेडियोधर्मी का प्रयोग करते हैं वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ट्यूमर की पहचानने के लिए हम लोग आर्सेनिक 74 का, किस है? आर्सेनिक 74 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये उपधातु की श्रेणी में आता है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया गतिशक्ति के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। किस पर आधारित है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत आपको अखिल भारतीय सेवा का प्रदान किया गया। तो अखिल भारतीय सेवा बाबू आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह संकल्प घोषित हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है बाबू, वो क्या है बाबू, तो वो जनता ही है। कौन है, जनता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित है कि शब्द हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो कौन से संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है आपको, यहाँ पे दिया है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई कैसे हो जाएगा समझ लेते हैं। उत्प्रेषण रीट जो है वो न्यायालय द्वारा निर्देश, उत्प्रेषण हो जाएगा आपको इसमें से, अधिकार परीक्षा भी हो जाएगा, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा भी हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन जब मिल रहा है आपको तो ऑप्शन ई आंसर मार देना है। ठीक है, ये रीट निकाला जाता है ना, तो रीट 5 तरह से निकलता है, उसमें से ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें से पोस्टमार्टम भी किसको कहा जाता है, उत्प्रेषण को भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। देखो, अगर राष्ट्रपति का मृत्यु या त्यागपत्र या हटा दिए जाते हैं तो जो भारत का राष्ट्रपति का पद जो संभालेंगे वो कौन संभालते हैं बाबू, याद रखिएगा कौन संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति। कौन, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगर उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होता है ये बोल रहा है। तो कैबिनेट में मंत्री स्तर के सभी मंत्री, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। और फिर दिया हुआ कि केवल कैबिनेट मंत्री, फिर दिया कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य उपमंत्री। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री में सम्मिलित होते हैं, केवल कैबिनेट के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संविधान संशोधन जो हुआ था, बोला कि किस संशोधन के तहत जो लोकसभा में पहले सदस्यों की संख्या 525 थी उसे बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो याद रखिएगा ये संविधान संशोधन जो था वो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के हेतु अधिकृत है। यानी संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी संयुक्त अधिवेशन जो होगा उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के द्वारा हुआ। कैसे, भारतीय संविधान के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा भारत के संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का उच्चतम न्यायालय है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में जो चलित न्यायालय है मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष के बाद, ये पूछ रहा है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। कब, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 371 के डी में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। कौन सा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति का बात कर रहा है। उसका संबंध किससे है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये आपको निर्वाचन सुधार से संबंधित है। किससे है, निर्वाचन सुधार से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था।
तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन का बात कर रहा है, तो भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था वो कब लाया गया था, तो 1951 में। कब? 1951 में लाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज्य विषय है, पंचायती राज्य विषय है तो याद रखिएगा जो पंचायती राज्य विषय है बाबू वो राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी निम्न में से किस कर को खत्म कर देगा, जीएसटी किस कर को खत्म कर देगा बाबू, तो याद रखिएगा जीएसटी आपको वैट को खत्म कर देगा। किसको? वैट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, कौन सा रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, ये बोल रहा है। यह विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO ठीक है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF जारी करती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF करती है। यह वैश्विक आर्थिक संभावना WTO दिया हुआ, जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड के बारे में बताता है, आर्थिक के बारे में नहीं बताता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो वैश्विक आर्थिक संभावना है ये आपको वर्ल्ड बैंक बताती है। कौन? वर्ल्ड बैंक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, किसकी सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, ये है। तो याद रखिएगा ये हिल्टन यंग कमीशन। कौन? हिल्टन यंग कमीशन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से जो हो जाएगा अर्नमुला कन्नाडी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जो GI टैग प्राप्त मिला है अर्नमुला कन्नाडी का, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये कहाँ से है, ये केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय आपातकाल का प्रावधान नहीं है, कौन सा देश में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान नहीं है, निम्नलिखित में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते की कमी नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करके हाल ही में शुरू की गई कौन रेमबैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की है, ये जो मंत्रालय किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा ये स्कीम जो है किस मंत्रालय के तहत बाबू, तो याद रखिएगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत। राइट आंसर कौन सा होगा, विद्युत मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो भारत में जो कृषि जनगणना है बाबू वो 5 वर्ष के अंतराल पर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ताडोबा टाइगर रिजर्व जो है जिसे वैश्विक बाघ दिवस समारोह मेजबानी की भारत के किस राज्य में स्थित है। ताडोबा टाइगर रिजर्व जो है वो जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की थी, तो बोल रहा है कि भारत के ये किस राज्य में है। तो याद ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे बाबू, महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत में पहली बार फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी। तो फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत में पहली बार जो किया है वो राज्य पूछ रहा है, तो राज्य तमिलनाडु किया था। कौन, तमिलनाडु। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल, तो देश का पहला वर्चुअल स्कूल किसने खोला है बाबू, तो ये नई दिल्ली ने। कौन सी, नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है। तो 2022 का जो G20 की अध्यक्षता है वो देश कौन सा है बाबू, तो वो देश है इंडोनेशिया। कौन सा, इंडोनेशिया। अब 2023 में G20 की अध्यक्षता है वो भारत के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। तो किसको मिला है बाबू, तो याद रखिएगा वो किसको मिला है, तो नागालैंड को। किसको, नागालैंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है। तो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का जो नाम है वो अर्थगंगा है। क्या दिया गया है, अर्थगंगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं नए बाबू, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा भारत के नए अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी बने हैं। अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में
गुफाओं और मंदिरों में अवशेष पाए हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हाल ही में बोला है किस राज्य में गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं, वो राज्य पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो राज्य है बाबू मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। ये SRS जो अनुसार 2018-20 के अनुसार बोल रहा है कि किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। तो याद रखिएगा वो राज्य हो जाएगा आपको उत्तराखंड। कौन, उत्तराखंड राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो संस्था है बाबू वो किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा वो जुड़ा हुआ है CBI से। किससे, CBI से। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये किस लिए बाबू, जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री प्रसार के मामले में संबंधित है। ठीक है, जो ऑनलाइन बाल शोषण करते हैं ऑनलाइन, उससे जुड़ा हुआ ऑपरेशन मेघ चक्र, और ये CBI चला रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायु सेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, जो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, और जो इसका नाम दिया गया है ये पूछ रहा है, तो इसका नाम प्रचंड दिया गया है। क्या बाबू, प्रचंड राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। तो किसने किया है बाबू, तो याद रखिएगा ये तो इंदौर ही किया है। तो राइट आंसर कौन सा है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लगातार 6ठी बार किया है। अगला क्वेश्चन, UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्था में विदेशी छात्रों के लिए सीटों का प्रतिशत सीमा कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो UGC है इसके दिशा निर्देश के अनुसार जो उच्च शिक्षण संस्था है उसमें विदेशी छात्रों के लिए सीटों का जो प्रतिशत है वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 25%। कितने प्रतिशत, 25% सीटों का सृजन करता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है वो देश पूछ रहा है, वो कौन सा देश किया है बाबू, तो वो अमेरिका किया है। कौन, अमेरिका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सक्षम अभ्यास बोल रहा है कि ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया। तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म जो है वो आपको दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा किया है। कौन किया है, ये तो बहुत चर्चा में था बाबू। तो ट्विटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से बाबू पुनीत राजकुमार वहाँ के ये एक्टर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला एक्वा पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जो है सिम्बेक्स भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है, सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स याद रखिएगा किसके साथ है, तो ये आपको सिंगापुर के साथ। किसके साथ, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया होता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, पहले 2 वर्ड की पकड़ के सिंगापुर इंडिया, सिम्बेक्स। ठीक है। अगला पूछ, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स की खिताब जीता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स में खिताब जीता है। तो याद रखिएगा वो जोड़ी कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला है। तो बिहार का ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा वो जिला है आपको जहानाबाद। कौन, जहानाबाद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह अक्टूबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये घोषित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है। तो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं उनके बारे में पूछ रहा है, और ये मंत्री कौन है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो मंत्री हैं
आपको आलोक कुमार मेहता। कौन? आलोक कुमार मेहता, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितनावां राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कौन सा बना है, तो ये छठा राज्य बना है। कौन? छठा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है? मगधनामा के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो पुस्तक मगधनामा के लेखक जो हैं वो कुमार निर्मलेंदु है। कौन? कुमार निर्मलेंदु, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार की कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो मेस्ता। क्या? मेस्ता, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक जड़ी बूटी का वार्षिक पौधा है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य लघु उद्योग विकास लिमिटेड कहाँ है? तो बिहार राज्य लघु उद्योग विकास लिमिटेड कहाँ है ये पूछ रहा है। तो ये आपको पटना में है। कहाँ पे है? पटना, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो याद रखिएगा वो जो जिला है बाबू वो मुजफ्फरपुर है। कौन? मुजफ्फरपुर, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति से है? तो सबौर हीरा एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने दिया है और बोला कि यह फसल किस प्रजाति की है। तो याद रखिएगा ये प्रजाति याद रखिएगा जरूर, ये धान की प्रजाति है। ठीक है, सबौर हीरा। क्या? सबौर हीरा ये धान की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल में पवित्र नहीं माना जाता है? तो बिहार में कौन सी नदी जो प्रवाहित होती है उसको नेपाल में पवित्र माना जाता है? पवित्र नदी माना जाता है, बोला है पवित्र नदी माना जाता है। तो याद रखिएगा वो बागमती। कौन? बागमती, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है इसके बारे में बोल रहा है। तो बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? पूर्णिया, रोहतास, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलेगी यहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन दिया हुआ है, इधर जिला दिया हो। तो सर्वाधिक उत्पादन और जिला दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन मिलान गलत है। चावल उत्पादन रोहतास ये सही है, गेहूं उत्पादन बेगूसराय ये भी सही है, ईंख उत्पादन औरंगाबाद दिया हुआ है जो गलत है क्योंकि ये पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड डेटा किन खतरों में स्थित प्राणी की लिस्ट है? रेड डेटा किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है इसके बारे में बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये जानवरों के लिए भी, पेड़ के लिए और फंगी के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज के लिए अब दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो हैदराबाद जो था रियासत वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, इसको सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। कौन? ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन? तो लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो कौन बना है ये पूछ रहा है। तो वो आपको गोवा बना है। कौन? गोवा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कौन सी महिला है इसके बारे में बोल रहा है। तो याद रखिएगा वो महिला है आपको मैडम क्यूरी। कौन? मैरी क्यूरी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। उनको 2 बार एक बार भौतिक का एक बार रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी संस्था HIP जारी करती है? HIP जारी करती है क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स। कौन संस्था जारी करती है? तो याद रखिएगा ये RBI जारी करती है। कौन? RBI, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की जो संख्या है तो याद रखिएगा वो संख्या कितनी है? तो 6 संख्या है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में पहले नंबर पर आता है जलवाष्प आता है। जलवाष्प के बाद अपन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन आता है, मीथेन के बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा ये 15 साल है। कितने साल? 15 साल। यानी आईसीसी में अगर डेब्यू करना है तो कम से कम 15 साल का रहना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले में 50-50 बेड की बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? तो बिहार के कितने जिले में 50-50 बेड की बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? तो वो कितने जिले हैं बाबू? तो बिहार में जितने जिले हैं 38 जिले, 38 जिला में बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।